हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग वीडियो के सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा क्यों बोल रहा है उसको हम लोग समझते हैं वन बाय वन। देखिए, विल डिस्कस वन बाय वन। चलो, हाँ। तो अभी तो हमने यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना इसको हमने पढ़ लिया। नाउ नाउ डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी। तो वो उसको कैसे आप प्रूव करोगे? तो प्रूव करना बहुत आसान है। देखिए, अगर एक बच्चा इनिशियल पॉइंट 1 से फाइनल पॉइंट 2 पर जा रहा है, तो फिर क्या होगा? पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 को जाने के लिए वो सेमी सर्कल का पाथ ले लेगा। ठीक है। अगर मान के चलो अब बच्चा इनिशियली इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर है। तो इस पॉइंट पर, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ कुछ तो 1 डैश, ऐसा कुछ तो पॉइंट बोल देता हूँ। चलो, या आप उसको ऐसे रखो, उसको थोड़ा सा मैं आसान बना देता हूँ दिखाने के लिए। चलो, ठीक है। अब देखो, इनिशियली बच्चा हमारा इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर। ठीक है। उसके बाद मान के चलो बच्चा यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे आ गया। अगर मैंने इस पॉइंट पर बच्चे का अगर डायरेक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पर एक मैं सेमी सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। उस पॉइंट पर मैं सेमी सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो उससे मुझको बच्चे का डायरेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद वो बच्चा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लो बच्चा इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है। और इस पॉइंट पर आने के बाद उसका डायरेक्शन चाहिए, तो वो उस पॉइंट पर मुझको उस सेमी सर्कल को एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और आपको मालूम है टेंजेंट कैसे ड्रॉ किया जाता है। यानी अगर मान के चलो अगर कोई ऐसा आर्क होगा, तो उस आर्क पर किसी भी पॉइंट पर आप एक ऐसा एक टेंजेंट ड्रॉ करो, जो टेंजेंट, या मैं आपको सिंपल बताऊंगा कि मान के चलो मेरे पास एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस है कुछ तो आर। तो टेंजेंट जो होता है ना, वो सर्कल को रेडियस को कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। ये तो बेसिक्स आपको मैथमेटिक्स में आना चाहिए। ठीक है। और वो बच्चा फिर से वापस घूम के, अगर मान के चलो घूम के फिर से वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। और इस पॉइंट पर उस बच्चे का हमको डायरेक्शन निकालना है, तो वो डायरेक्शन फिर क्या होगा, इस पॉइंट पर बच्चे का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। तो आप मुझको बताओ, इस सेमी सर्कल के पाथ पर बच्चे का कुछ डायरेक्शन फिक्स्ड है क्या? कुछ भी नहीं फिक्स्ड। तो अगर सेमी सर्कल के पाथ पर अगर बच्चे का कुछ फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस को बोलते वक्त आपको डायरेक्शन की जरूरी नहीं है। इसका इसका सिंपल सा मतलब ये बन रहा है कि डिस्टेंस एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोला, तो आपको डिस्प्लेसमेंट क्या क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होना चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट और स्ट्रेट लाइन इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको एक फिक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अब बताओ, ये वाला डायरेक्शन छोड़ के आप किसी दूसरे डायरेक्शन में जाके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट को एक फिक्स डायरेक्शन की जरूरत होती है। डिस्प्लेसमेंट को एक फिक्स डायरेक्शन की जरूरत होती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। समझिए बात, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। अंडरस्टूड। अब देखो, अगर मैंने कुछ भी ऐसा एक पाथ बना लिया, ऐसा ऐसा कुछ पाथ बनाया है ना, ऐसा कुछ पाथ बनाया, चलो ऐसा कुछ मैंने पाथ ऐसे बनाए है ना। तो अब बताओ कि एक ऑब्जेक्ट इस पाथ पर मूव हो रहा है ऐसे, इनिशियल पॉइंट 1 होगा, फाइनल पॉइंट 2 होगा। तो मैंने अगर पूछा कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो आप बताओ कि सर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअल पाथ, वो ऑब्जेक्ट जो कवर करता है ना उसको डिस्टेंस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ने ये वाला एक्चुअल पाथ कवर किया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे फिर? डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट होना चाहिए ना। तो ये हमारा एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। तो इसके आगे मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को दिखाने के लिए डी यूज करूंगा और डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए एस यूज करूंगा। तो ये देखो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और डी हो गया आपका डिस्टेंस, डी हो गया आपका डिस्टेंस। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूं मैं आपको? सो डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस। ओके। तो ये प्रूव हो गया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। या अगर मैंने केस ले लिया, मान के चलो नेक्स्ट केस ऐसे ले लिया कि एक ऑब्जेक्ट है, या आप वही एक बच्चा ले लो है ना। वो बच्चा क्या कर रहा है ना, यहाँ पे देखो,
यहाँ पे देखो बच्चा क्या कर रहा है, इस इनिशियल पॉइंट 1 से पॉइंट नंबर 2 की तरफ जा रहा है। अब बताओ इस केस में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दोनों भी सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि पहली चीज क्या हो रही है ना, देखो पहली चीज क्या हो रही है ना, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा वो यही होगा, ये वाला, और पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा। तो इसका मतलब जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और खुद का डायरेक्शन चेंज नहीं करती, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव होती है और खुद का डायरेक्शन चेंज नहीं करती तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मान के चलो मैंने उस बच्चे का एग्जांपल ले लिया और यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया कि चलो वो बच्चा क्या कर रहा है कि यहाँ पे ऐसे खड़ा है, वो है ना, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, वो इनिशियल पॉइंट से जर्नी स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट नंबर 2 की तरफ जाने के लिए वो कैसे पाथ ले रहा है, देखो कैसे पाथ ले रहा है, देखो वो ऐसे मूव हो रहा है, ऐसे यहाँ तक समझ लो, यहाँ तक वो आ गया है ना। तो इसको हम लोग पॉइंट नंबर 2 बोलेंगे, सॉरी इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर 2, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर 2। अब ध्यान देना कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज करेगा तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे। मैं क्या बता रहा था, जब तक पार्टिकल खुद का डायरेक्शन चेंज नहीं करता तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, लेकिन जब पार्टिकल खुद का डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो गया, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, क्यों नहीं इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस एक्चुअली था ना एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होगा, ये होगा, तो ये डिस्टेंस हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना वो क्या होता है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सही बात, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा। तो गॉट द आइडिया क्लियर। तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना पड़ता है। यू आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर, अंडरस्टूड। तो छोटे छोटे ऐसी वीडियो बना के मैं आपको हर एक पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू एवरीथिंग थरोली, ओके। तो वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो अभी हमने जो पढ़ा था, थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। देखो स्केलर क्वांटिटी मैंने प्रूव कर दिया, वेक्टर क्वांटिटी प्रूव कर दिया। थर्ड पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस का, 5 मीटर 10 मीटर, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बराबर है। अब मुझको आप चीज बताओ मुझको आप, यहाँ पे जो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड था यानी न्यूमेरिकल वैल्यू था, वो डिपेंड करता है ये एक्चुअल आपने पाथ कितना कवर किया, एक्चुअल अपने पाथ कितना कवर किया उस पर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू एक्चुअल पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के स्ट्रेट लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो पार्टिकल कौन सा भी पाथ ले लो उस पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अरे बस समय में तो थर्ड पॉइंट मैंने कवर कर लिया। सो अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसी छोटे छोटे पार्ट में आप इसको देखते जाओ, आपको मजा आएगा। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट में अभी और अपलोड करने वाला हूँ, अच्छे से इसको पढ़ना और जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसको आप याद रखना और नोट डाउन करके रखने की आदत डाल दो।